नमस्कार साथियों। सेन साहब के जन्म का यह 100वां वर्ष है। लगता है अभी कल ही की बात है जब उनसे सहजता से मुलाकात हो जाती थी। 20 वर्ष हुए इस संसार से शरीर को छोड़े। हालांकि वे अपनी रचनाशीलता और मालवी लोक कला में अपने अवदान की वजह से हमेशा हमारे बीच मौजूद हैं। सेन जी का भावुक कवि मन सदैव बेचैन रहता। अपनी सारी समस्याओं और चिंताओं को भुलाने के लिए दिन रात कुछ नया रचने की धुन में डूबे रहते। अगर कुछ नया रच लेते तो जेब में रखी डायरी में तुरंत नोट कर लेते और घर आकर रजिस्टर में। वे स्वाभिमानी थे पर अभिमानी नहीं। दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनते। अपने प्रति लोगों का अप्रतिम भाव देखकर उनका मन पिघल जाता। जब एक बार काफी बीमार हुए तब कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी स्वयं अस्वस्थ होते हुए भी अशोक वक्त जी के साथ उनके हालचाल पूछने उनके घर पहुंच गए, जिसका उल्लेख करते हुए उनकी आंखें छल छला जाती थी। थोड़ा सा प्यार पाकर वे पिघल जाते, क्योंकि जीवन भर दुख दर्दों को झेलते रहे। आज हमारे बीच मौजूद है उज्जैन के ही आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जो लोकनाट्य की परंपरा में मालवा के लोकनाट्य माच पर अपने विचार से हमें अवगत कराएंगे। आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलानुशासक और हिंदी विभाग के प्रमुख हैं। आप पिछले 35 वर्षों से साहित्य, नाट्य, विविध कला माध्यमों, लोक संस्कृति के क्षेत्र में समीक्षा और अनुसंधानात्मक लेखन में निरंतर सक्रिय हैं। 20 से अधिक पुस्तकों का लेखन और संपादन आपने किया है। सहयोगी स्वभाव, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री शैलेंद्र जी दिन रात अपनी साहित्य सृजन और साधना में लीन रहते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी को उज्जैन से। मालवा सुदूर अतीत से चली आ रही भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, कला रूपों और हमारी संवेदनाओं और मूल्यों के संवहन की भूमि रहा है। यहाँ अनेकानेक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का आगमन और गमन यह निरंतर चलता रहा है और इस दृष्टि से यह भूमि एक तरह से भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के न सिर्फ हृदय स्थल के रूप में है, वरन यहाँ से अनेकानेक परंपराओं का जिस तरह से विकास और संवर्धन हुआ वो बाद के दौर में इस देश के विभिन्न अंचलों तक पहुँचा। यह सुखद है कि मालवा के अनन्य रत्न श्री सिद्धेश्वर सेन जी की जन्म शताब्दी का यह वर्ष चल रहा है। सिद्धेश्वर सेन वस्तुतः एक समग्र कलाकार, रंगकर्मी, रचनाकार के रूप में हमारे बीच में आते हैं। मैं उन्हें इसी रूप में देखता हूँ जिस तरह से पाश्चात्य रंगमंच के विकास में शेक्सपियर की भूमिका रही है, कुछ उसी प्रकार की भूमिका मालवा के लोकनाट्य माच के क्षेत्र में माच गुरु श्री सिद्धेश्वर सेन की रही है। यह जो माच का क्षेत्र है यह मध्यकालीन संकट के दौर से उभरता हुआ हमें दिखाई देता है। यह मालवा के लिए ही नहीं वरन मैं तो कहूँगा कि संपूर्ण देश के लिए यह गौरव का अवसर था जब भागसीपुरा में रहने वाले गुरु गोपाल जी ने सर्वप्रथम 1793 में माच के खेल की शुरुआत की थी। माच इस देश की लोकनाट्य परंपराओं के बीच में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यह देश सुदूर अतीत से अब तक विभिन्न प्रकार के कला रूपों, अभिनयात्मक और प्रदर्शनकारी कला रूपों की भूमि रहा है। और मेरा ये मानना है कि भारत का यदि विश्व सभ्यता को सर्व प्रमुख योगदान जितने भी हैं उनके बीच में यदि एक प्रमुख योगदान की हम लोग चर्चा करें तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। और यह एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, दुनिया में उसकी कोटि का कोई अन्य न ग्रंथ दिखाई देता है और न उस प्रकार की विभिन्न कला रूपों के समावेशी रूप में एक साथ लाने वाला कोई अन्य उपाय संभव हुआ है। स्वयं शिव को और पार्वती को
दोनों को विभिन्न प्रकार के नृत्य रूपों के आदि स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो महाकाल की ये जो नगरी है, नटेश्वर की जो नगरी है, यह यदि नाच की परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती है तो निस्संदेह इसमें अनेकानेक नाचकारों की विशिष्ट भूमिका रही है। और उसके बीच में सिद्धेश्वर सेन जी ने जिस तरह से अनेक नवाचारों के साथ, अनेक प्रयोगधर्मी उपायों के साथ जिस तरह से मालवा के नाच को नई गतिशीलता दी, वह दूर तक गई है। यदि हम लास्य के केंद्र में पार्वती को रखते हैं और तांडव के केंद्र में शिव को रखते हैं, तो वहाँ से लेकर के और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र तक आते आते अनेक रूपक, उपरूपक, विभिन्न नृत्य और संगीत की जो परंपराएं हैं, उन सब को वहाँ पर हम लोग एक विशिष्ट आकार में ढलते हुए देखते हैं। तो नाट्यशास्त्र एक तरह से सुदूर अतीत से चली आ रही कला परंपराओं का, अभिनयात्मक हो, प्रदर्शनकारी हो, अनुकरणात्मक हो या नृत्य संगीत से जुड़ी हुई हो, इन सब का वह समावेश करता है। जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शैलाश्रय स्थल है भीमबेटका, वहाँ पर भी यदि हम देखें तो वहाँ पर हमें अभिनय, नृत्य, इस प्रकार के रूपांकन भी हमको दिखाई देते हैं। इसका तात्पर्य है कि भारत का यह जो मध्य क्षेत्र है, यह अनेक सहस्राब्दियों से कला का केंद्र रहा है। और इसी केंद्र में भागसीपुरे में एक बार जब गुरु गोपाल जी ने अपने जीवन निर्वाह के दौरान ये देखा कि मालवा में ख्याल जैसा जो राजस्थान का एक प्रमुख लोकनाट्य रूप है, वो नहीं है हमारे पास, तो उनके मन में आया कि क्यों न कुछ इस प्रकार का खेल, कुछ इस प्रकार का नाट्य व्यापार हम प्रारंभ करें जिससे कि मानव जन अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें। यद्यपि उनके पहले भी मालवा में लोक नाट्य की परंपरा और विभिन्न लोक कला मंडलियों का गमनागमन होता रहा है। यहाँ पर रामलीलाएँ, रासलीलाएँ होती रही हैं। यहाँ पर ख्याल जो है, जो राजस्थान का एक प्रमुख लोक नाट्य रूप है, उससे जुड़े हुए कलाकार यहाँ आते रहे हैं। यहाँ पर तुर्रा कलंगी की परंपरा रही है, ढारा ढारी की परंपरा रही है। नकल और स्वांग के जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर क्रियाशील रहे। बहुरूपीय जो हैं वो अपने एकल अभिनय के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते थे। इसी प्रकार से हाजरात विद्या की परंपरा भी यहाँ रही है। तो गुरु गोपाल जी ने इन तमाम अभिनय रूपों, गायन की पद्धतियों, नृत्य और संगीत की परंपराओं का समावेश करते हुए लोक नाट्य नाच की शुरुआत की। प्रथमतः उन्होंने नाच का खेल न सिर्फ लिखा, वरन उन्होंने अपने साथियों के साथ उसे मंचित भी किया। नाच की वही स्थिति मालवा क्षेत्र में बन गई जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में गतिशील लोक नाट्य रूप हमें दिखाई देते हैं। चाहे वो नाचा हो, चाहे ख्याल हो, चाहे नकल हो, चाहे स्वांग हो, चाहे नौटंकी हो, और यहाँ से लेकर के सुदूर दक्षिण में अनेक प्रकार के लोकनाट्य, चाहे कुडियाट्टम के रूप में हो या यक्षगान की परंपरा हो या बंगाल में जात्रा की परंपरा हो, तो इन तमाम लोक नाट्य रूपों के बीच में नाच ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। और यह जो कार्य था यह निरंतर गतिशील होता हुआ आगे बढ़ा। आज हमें कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि मालवा में लगभग 150 से अधिक नाच के खेल न सिर्फ लिखे गए हैं, वरन समय समय पर उनका मंचन होता रहा है। और इन 225 वर्षों की जो नाच की यात्रा है, उसमें अनेकानेक लोग जुड़े। उन्होंने अपने अपने ढंग से नाच के विस्तार में, उसमें नयापन लाने के साथ साथ बहुत सारे नए नए खेलों को भी रचा।
जहाँ इसकी शुरुआत में हम लोग पुराख्यानों को लेते हैं, पुराणों के जो चरित्र हैं, पुराणों की जो विशिष्ट कथाएं हैं, वे माच का विषय बनती हैं। इसके साथ साथ फिर ऐतिहासिक चरित्र इसके साथ जुड़ते हैं। विभिन्न जो प्रेमाख्यान हैं जो मालवा में लोक वार्ताओं के माध्यम से चल रहे थे, विभिन्न गाथाओं के माध्यम से जिनकी चर्चा लोग करते थे, वे प्रेमाख्यान भी माच के विषय बनते हैं। यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। मालवा को प्रभावित करने वाले, यहाँ की संस्कृति को उत्प्रेरित करने वाले अनेक जो लोक देवता हैं, उन लोक देवताओं से जुड़े हुए आख्यानों पर भी माच लिखे जाते हैं। और ये सिलसिला वहीं नहीं रुकता। जब सिद्धेश्वर सेन जी का प्रवेश माच की परंपरा में होता है तो माच बिल्कुल एक नई करवट लेता हुआ हमें दिखाई देता है। स्वयं सिद्धेश्वर सेन जी ने इन तमाम प्रकार के आख्यानों को लेकर माच तो लिखे ही, लेकिन उन्हें लगा कि अब माच को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ और उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद नवनिर्माण और नए सपनों की दिशा में अग्रसर इस देश की जो आवाज़ है उसे भी इसके माध्यम से स्पंदित किया जाना चाहिए। तो सिद्धेश्वर सेन जी का इस संपूर्ण परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने इसे बिल्कुल नई ऊर्जा, नई ताजगी दी। और यदि आज हम उनके जन्म शताब्दी वर्ष में उनसे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की यदि हम चर्चा करते हैं तो एक रोमांच का अनुभव मुझे होता है, क्योंकि 80 और 90 के दशक में लगातार उनके साथ कई स्थानों की न सिर्फ मैंने यात्राएं की, उनके दस्तावेजीकरण की दिशा में भी हम लोगों ने काम किया। और तब माच से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पहलू जो उस तरह से जन समुदाय में प्रचलित नहीं थे, वे उनके माध्यम से उद्घाटित हुए। और जब भारत सरकार के संगीत नाटक एकेडमी ने उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया तो सचमुच में हम सबके लिए गौरव का अवसर था। उस समय मेरी बात सेन जी से हो रही थी तो सेन जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि गुरु गोपाल जी के मन में माच का आना एक विशेष क्षण था, लेकिन ये माच जो है ये शब्द बना कैसे। तो उन्होंने बहुत सुंदर संदर्भ इससे जुड़ा हुआ दिया। उन्होंने कहा कि ख्याल से चूंकि ये तो अलग था ही, यहाँ की जो स्थानीय कला परंपराएं थी, संगीत और अभिनय मूलक जो कलाएं थी, उन सब का समावेश करते हुए ये आगे बढ़ रहा था। तो प्रश्न उठा कि मंच तो है, ये माच क्यों कहें इसको। तो उन्होंने देखा कि माच का जो मंच बनाया जाता था बहुत ऊंचा बनाया जाता था। और जैसा कि मालवा के खेतों में होता है कि जो भी कृषि हमने तैयार की है उसको आते हैं पक्षी, आते हैं पशु, आते हैं उसको चर जाते हैं। तो व्यक्ति मचान बनाता है और मचान पर बैठ कर के वो रात बिताता है और उस दौरान उन पशुओं से भी रक्षा करता है, अपनी कृषि की और स्वयं की भी रक्षा करता है। तो वो जो मचान जो ऊंची जगह पर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार का मंच माच का बनाया गया। और उसकी विशेषता थी कि रात के समय उस ऊंचे मंच पर नाट्य प्रस्तुति होती थी और दिन के समय में लोग अपनी बैलगाड़ी लेकर के निकल जाते थे। तो एक तरह से मचान जैसा ही था वो, तो उसको माच कहा जाने लगा। और मंच से ही माच शब्द बना है। मचान, माचा, मचैली, ये तमाम सारे शब्द मालवा के लोक जीवन में प्रचलित हैं। तो कहने का मतलब है कि मालवा की जो कृषि सभ्यता है, मालवा की जो गोचारण की परंपरा है, मालवा में रहने वाले लोगों का जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने व्यवसायों का निर्वाह कर रहे हैं, उन सब का एक तरह से यह समवेत लोकनाट्य है। इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें ऐसे बहुत सारे कलाकार हमको भाग लेते हुए दिखाई देते हैं। माचकार स्वयं लेखक भी इस प्रकार के हमें दिखाई देते हैं जो अपना व्यवसाय कुछ और कर रहे होते हैं। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति जो है वो पुष्प चयन का काम करता है, माली का काम करता है, कोई व्यक्ति जो है वो नाई का काम कर रहा है, कोई लुहार है, कोई बढ़ाई है, कोई जो है वो खेती कर रहा है। लेकिन ये सारे के सारे लोग
दिन में अपने अपने व्यवसायों का निर्वाह करते हैं, अपने अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हैं, और शाम के समय न सिर्फ स्वयं के मनोरंजन के लिए वरन लोक के रंजन के लिए इस प्रकार की युक्ति करते हैं कि ये खुद ही ये सारे लोग मार्च में कोई अभिनय करने लग जाता है, कोई संगीत देने लग जाता है। ढोलक के लिए जो परंपरागत जो यहाँ के ढोली हैं वो ढोलक बजाने के लिए आ जाते हैं, जो हारमोनियम वादक हैं वो आ जाते हैं। एक ज़माने में तो ये था कि सारंगी का बहुत अच्छा प्रयोग होता था, तो जो सारंगी वादक होते थे उनको इसमें बुला लिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह का समावेशी स्वरूप स्वयं लोकनाट्य नाच का है, तो उसकी निर्मिति में कलाकारों और अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे वो स्टेज पर आने वाले लोग हों या बैक स्टेज पर काम करने वाले लोग हों, वे भी अलग अलग वर्गों, अलग अलग व्यवसाय से आए हैं। तो इस अर्थ में नाच वस्तुतः समरसता का प्रतीक है, और यह संकेत देता है कि ये समाज जो है वो किसी एक विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट श्रेणी, विशिष्ट जाति या विशिष्ट पृष्ठभूमि के लोगों से नहीं बना है, ये सबके समावेश से बना है। तो माज की यह जो संपूर्ण यात्रा है, एक तरह से सबको लेकर चलने वाली यात्रा है, और इसने जब कभी आवश्यकता पड़ी, अपने युग परिवेश में जो विसंगतियां दिखाई दी उस पर भी इसने प्रहार किया है। बात भर्तरी की हो रही है, लेकिन उसके माध्यम से हमारे समाज पर टिप्पणी की जा रही है। राजा हरिश्चंद्र का चरित्रांकन नाच के माध्यम से हो रहा है, लेकिन यह देखा भी जा रहा है साथ साथ कि समाज में जो असत प्रवृत्तियों का जो है निरंतर प्रसार हो रहा है, तो उसके बीच में सत्य हरिश्चंद्र किस तरह से जीवन का सही पथ दिखाते हैं। और वहाँ से लेकर के ये जब यात्रा आगे बढ़ती है तो बहुत सारे नाच घराने मालवा में जुड़ते हैं। इस यात्रा में एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन यदि उपस्थित करने वाला कोई व्यक्ति हमें दिखाई देता है 17वीं 18वीं शताब्दी के उस दौर में, तो गुरु बालमुकुंद जी हैं। उन्होंने एक बार वे गए नाच का खेल देखने के लिए, वे जयसिंहपुरा के रहने वाले थे। हुआ यह कि वो नाच का जब खेल देख रहे थे तो वहाँ पर उठ करके और वो मंच पर जा कर के एक तरफ बैठ गए। अब वहाँ जो खेल चल रहा था उन लोगों को लगा कि ये कौन सज्जन है जो यहाँ आकर के बैठ गए हैं, तो उन्होंने एक तरह से उनको अपमानित सा किया, उनसे कहा कि आप यहाँ से उतर जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ मैं। तो बोले अगर ऐसा ही अगर शौक़ है तो अपना माच खुद बना लो। आप देखें कि किस तरह से कलाकार के मन को चोट लगती है, और वह उस दिन यह संकल्प लेता है कि नहीं, मैं माच का खेल न सिर्फ लिखूंगा वरन उसके प्रचार प्रसार में भी जुट जाऊंगा। तो गुरु बालमुकुंद जी जो हैं, जब माच का खेल देखते देखते इस प्रकार की स्थितियों से गुजरते हैं तो वे अपने साथियों से चर्चा करते हैं। उनके साथ एक व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण उस दौर के रहे हैं, उसमें एक यति थे, सुखराम यति जी, और एक सेठ मुकुंद राम जी थे। देखिए, माच को यदि प्रश्रय मिल रहा है तो राज्य से आश्रय नहीं मिल रहा है। उस समय के सेठ साहूकार जो है वो योगदान दे रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि ये जो लोग प्रस्तुति दे रहे हैं इसके माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में नैतिकता का संदेश जा रहा है, लोगों के बीच सामाजिक चेतना जागृति हो रही है। तो ये दोनों जो साथी हैं उनके साथ जुड़ते हैं, और आप देखें कि बिल्कुल एक विशिष्ट जो परंपरा है जयसिंहपुरे की, माच की परंपरा का अभ्युदय होता है। और गुरु बालमुकुंद जी जो है सबसे पहले 1844 में इस परंपरा का पहला माच लिखते हैं, उसके बाद में 16 माच के खेल उन्होंने लिखे। तो उधर यदि प्रवर्तन का श्रेय हम लोग गुरु गोपाल जी को देते हैं तो उससे बहुत व्यापक फलक तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान यदि हमें किसी व्यक्ति का दिखाई देता है तो गुरु बालमुकुंद जी का दिखाई देता है। अब यहीं पर बालमुकुंद जी से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का जिक्र किया जाना चाहिए। गुरु बालमुकुंद जी ने यह शपथ ली थी कि मैं जो कुछ भी माच लिखूंगा उसमें मैं अपनी छाप नहीं लगाऊंगा। मैंने नहीं लिखा, ये परंपरा से आया है, गुरु जी ने दिया है।
और ये सारे के सारे लोग जो थे ये भैरव महाराज के उपासक थे। भैरव इस दृष्टि से मालवा की मिट्टी में रचे बसे एक ऐसे देवता हैं जो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों के संगी साथी हैं। भैरव जी जीवन के हर क्रियाकलापों में जैसे उनके साथ आ जाते हैं। तो इन्होंने, यति जी ने भी और जो सेठ जी थे और बाल मुकुंद जी, सब लोग जो है भैरव की उपासना करते थे। और कोई भी खेल ऐसा नहीं होता था जिसमें रचनाकार की छाप आती थी। एक बार दुर्योग से यह हुआ कि उन्होंने गेंदा परी का खेल लिखा, और गेंदा परी का जो खेल था उसका प्रदर्शन हो रहा था। उसमें एक पंक्ति आ गई उसके अंदर, बनाया मैंने गेंदा परी का खेल। अब आप देखें कि इसमें रचनाकार खड़ा हो गया आकर के, मैं आ गया, इसमें अहंकार आ गया। और आप देखें कि दुर्योग ये घटित होता है कि मंच पर ही उनका प्राणांत हो गया। अब आप देखें कि सारे के सारे लोग सदमे में आ गए। लेकिन ये माच की विशेषता है और माचकारों का माच के प्रति समर्पण है कि उस घटना को और उस दुखद प्रसंग को उन लोगों ने स्वीकार किया। और जब उनकी शव यात्रा जाती है तो सारे जो माचकार हैं उस समय के और कलाकार हैं, वे सब गाते बजाते हुए पूरे समय, पूरे रास्ते में, उसे अंतिम यात्रा में माच की जो रंगतें हैं, माच की जो गज़लें हैं, माच के जो तमाम प्रकार के ऐसे संवाद हैं जो गयात्मक हैं, उन सब का गायन करते हुए जा रहे थे। तो ऐसा दृश्य किसी और जगह पर मुझे नहीं लगता कि ये संभव हुआ होगा कि जब रचनाकार अपनी अंतिम यात्रा पे जा रहा है तो उसके ही तमाम सारे गीत वहाँ पर गाए जा रहे हैं। तो एक विशिष्ट प्रसंग उनके जीवन से जुड़ा हुआ भी हमारे सम्मुख आता है। माच की यह जो परंपरा है, इसको निरंतर आगे बढ़ाने में बहुत सारे अलग अलग घरानों का योगदान रहा। जैसे मैंने अभी कहा कि गुरु गोपाल जी ने भागसीपुरे की परंपरा का सूत्रपात किया, गुरु बाल मुकुंद जी ने जो जयसिंहपुरा की परंपरा है उसका सूत्रपात किया। इसी प्रकार अलग अलग इलाकों में, नयापुरा में, बिलोटीपुरा में, मालीपुरा में, इन तमाम क्षेत्रों में अलग अलग परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गुरुजन हुए हैं। ऐसे जो प्रमुख गुरु हैं उसमें गुरु रामकिशन जी का नाम लिया जाता है बड़े आदर के साथ। गुरु चुन्नी लाल जी हुए, गुरु भैरव लाल जी, गुरु राधा किशन जी, गुरु कालूराम जी जिनका संबंध दौलतगंज की माच परंपरा के साथ में है, गुरु फकीर चंद जी, गुरु शिवजी राम या गुरु चुन्नी लाल जी हुए। और इसी परंपरा में श्री सिद्धेश्वर सेन जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे बीच में आता है। फिर बहुत सारे माचकार इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, जिसमें श्यामदास चक्रधारी का भी हम लोग नाम लेते हैं, या आनंद बाबू सांखला जो है वो भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो तात्पर्य है कि लगभग 2.25 वर्षों की इस यात्रा में 150 से अधिक माच के खेल लिखे गए हैं, 1 दर्जन से अधिक माच के घराने तैयार हुए हैं, और लगभग मुख्य मंडलियाँ और उनके साथ साथ सहयोगी जो मंडलियाँ हैं गांव-गांव में बनी है, मंगरोला में बनी है, देपालपुर में बनी है, और केवल यही नहीं, वरन जो दशपुर अंचल है वहाँ पर नीमच हो, मंदसौर हो, उनके गांव-गांव तक माच की मंडलियाँ बनी। और यह इतना प्रसिद्ध हो गया कि चूँकि यह जो मालवा है इसमें एक महत्वपूर्ण जो राजकीय व्यवस्था थी सिंधिया लोगों की थी, तो सिंधिया लोगों तक ग्वालियर में चूँकि उनकी राजधानी थी वहाँ तक इसकी प्रसिद्धि पहुँची। तो उन लोगों ने माच के कलाकारों को वहाँ बुलाया, मंचन हुआ और उनको सम्मानित भी किया गया। तो तात्पर्य यह है कि मालवा के अंदर लगभग जो वर्तमान में 22 जिले हैं और लगभग 2.5 करोड़ लोग हैं जो मालवी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और जो निकटवर्ती हमारा जो चित्तौड़ और निम्बाहेड़ा तक का जो इलाका है, या इधर गुजरात की सीमा भी इससे जुड़ी हुई है, इन तमाम क्षेत्रों में माच के खेल गए। और केवल यही नहीं गए, वरन अवसरों पर, विशिष्ट पर्वों पर, चाहे दिल्ली में इस प्रकार के उत्सव हुए हों, और ये सुखद है कि कई ऐसे माचकार तैयार हो गए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ भी मंचन किया, और कई नए प्रकार के जो खेल हैं, चाहे नए दौर में लिखे गए
नाट्य रूप हों या फिर कालिदास की कृतियां हैं, भास की कृतियां हैं, इन सबको भी माच के माध्यम से लोगों ने प्रस्तुत करने का उपक्रम किया। और यह सुखद है कि आज के दौर में कई नए जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो भी माच के साथ अपना संबंध बना रहे हैं। माच की इस परंपरा में 5 अलग अलग प्रकार के हमें खेल दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि कुछ खेल ऐसे हैं जिनका सीधा रिश्ता हमारे पुराख्यानों से है। पुराणों में इस प्रकार की कथाएं दर्ज हैं जो कंठानुकंठ चली आ रही हैं, लेकिन माचकार ने ध्यान दिया कि इन चरित्रों को लोगों के बीच में ले जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से प्रहलाद चरित माच आया, ये राजा हरिश्चंद्र आया, रामलीला, शिवलीला, कृष्ण लीला, भक्त पूरनमल भी इसके माध्यम से सामने आते हैं एक धार्मिक चरित्र के रूप में। सीता हरण को लेकर के भी माच खेला गया है, श्रवण कुमार, सत्यनारायण, इस प्रकार के माच आए हैं जिनका सीधा रिश्ता पुराणों से है। दूसरे प्रकार की जो प्रवृत्ति माच में दिखाई देती है वह प्रणय और श्रृंगार की प्रवृत्ति है। चूँकि यह लोक रंजन का काम करता था तो बड़े पैमाने पर इस प्रकार के माच भी लिखे गए जिनमें प्रणय कथाओं का सीधे सीधे रूपांकन करता हुआ माचकार दिखाई देता है। शकुंतला का जो माच है वो इसी प्रकार का, या ढोला मारुणी है, सुदबुद सालंगा है, ठाकुर ठकुरानी है, सूरजकरण चंद्रकला का माच है, या फिर हीरा मोती छबीली भटियारिन है। ऐसे तमाम सारे माच हैं जिनमें प्रणय और श्रृंगार के संदर्भों को माचकारों ने अभिव्यक्ति दी है। ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर के बहुत सारे माच लिखे गए, उसमें विक्रमादित्य को लेकर या बेताल 25 माच भी आया, सिंहासन 32 आया है, राजा भर्तरी या गोपीचंद को लेकर के माच लिखे गए। फिर जो हमारे लोक पुरुष हैं जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, रामदेव जी हैं जैसे, या प्रणवीर तेजा जी हैं, या देवनारायण जी हैं, तो ये ऐसे लोक चरित्र हैं जो मालवा के जन मन में बसे हुए हैं। वे लोग अपने आप को आजमाते हैं कि वे कितना कुछ इनके द्वारा रोपित मूल्यों पर चल रहे हैं, उन आदर्शों का अपने जीवन में किस प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी तमाम चीज़ों में वे अपने आप को आजमाते हैं। वे समाज को आजमाते हैं। समाज में एक तरह से ये संदेश देते हुए ये लोक चरित्र दिखाई देते हैं कि दुनिया में इस प्रकार का जीवन का निर्वाह होना चाहिए। तो प्रणवीर तेजा जी को लेकर के माचकारों ने लिखा है, रामदेव जी पर केंद्रित माच यहाँ पर आता है, या फिर बंदी छोड़ कोदर सिंह पर माच आता है, या जान सिंह गुर्जर पर आता है, या दरियाव सिंह पर आता है। तो ऐसे तमाम जो माच हैं वो लोक चरित्रों को लेकर के हमारे बीच में आते हैं। और पांचवा जो महत्वपूर्ण पक्ष है इन माच के खेलों का, वह है सीधे सीधे समाज जीवन से जुड़े हुए चरित्रों को अंकित करने का। और दूसरा इसी का एक अंग बनता है कि न सिर्फ समाज जीवन के चरित्रों को अंकित करना, वरन नए भारत के निर्माण के लिए और नए प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में योगदान देने वाले विषय वस्तुओं को लेकर के माच लिखना। तो इस दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण माच के खेल आए हैं। सेठ सेठानी का माच है, या चारण बंजारा है, या कुंवर केसरी है, चंदन कुंवर है, या फिर काम कंदला है। इसी प्रकार से देवर भुजाई है, त्रिया चरित्र है। और फिर बाद के दौर में जब सिद्धेश्वर जी इस दिशा में गतिशील होते हैं तो बिल्कुल नई रचना धर्मिता से माच को जोड़ते हैं। सीधे सीधे हमारे समय के साथ संवाद करने वाली घटनाओं को माच में बुनते हैं। वे भगवान की देन जैसा माच का खेल लिखते हैं, वे मेहनत का मोती लिखते हैं, उगतो सूरज लिखते हैं, धरती को दान लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि माच का जो पाठ है वह निरंतर चौड़ा होता चला गया, और इस पाठ को चौड़ा करने में सिद्धेश्वर सेन जी की जो भूमिका है वह अविस्मरणीय है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ माच में नए नए प्रयोग किए, उसके शिल्प के स्तर पर प्रयोग किए, शैली के रूप में भी उन्होंने कुछ कुछ परिवर्तन किए, लेकिन माच का जो मूल स्वरूप है उसको उन्होंने जिंदा रखा। ढांचा
उन्होंने परंपरा से चला आ रहा जो माच था, चूँकि राधा किशन जी के साथ में उनका सीधा सीधा संबंध था, राधा किशन जी के सत्संग में रहते हुए उन्होंने माच लिखे। लेकिन फिर यहाँ एक विशेष बात सिद्धेश्वर सेन जी की ये मिलती है कि सिद्धेश्वर जी ने अपनी छाप कभी नहीं माच के खेल पर लगाई। वे लगातार ऐसा विनती करते हैं, अपने गुरु की उपासना करते हैं और गुरु को ही एक तरह से उसका सारा श्रेय दे देते हैं। तो राधा किशन जी की परंपरा को यदि किसी माचकार ने न सिर्फ अंतर्वस्तु के स्तर पर विस्तार दिया, उसकी शैली और शिल्प के स्तर पर नयापन दिया, वरन सीधे सीधे हमारे समाज जीवन के साथ में जोड़ने का जो उपक्रम किया, उसमें सिद्धेश्वर सेन जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जब देखा कि इस देश में धन और भूमि का असमान वितरण है, तो कैसे हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वे देखते हैं कि भूदान यज्ञ हो रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में आचार्य विनोबा भावे जाते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं कि वे अपनी भूमि का दान करें और उन लोगों को दी जाए जो कि भूमिहीन हैं कृषक, किसी और के खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्वयं का कोई खेत नहीं है। तो अब आप देखें कि किस तरह से विनोबा भावे की ये जो चेतना है उनके अंदर आती है और फिर उसके बाद में वो धरती को दान जैसा माच लिखते हैं। इसी प्रकार से वे उगतो सूरज लिखते हैं, मेहनत का मोती लिखते हैं और बहुत सारे ऐसे माच लिखते हैं जिनमें उस ज़माने में होने वाली सामाजिक स्तर पर अस्पृश्यता जैसी जो कोड़ थी उसका वो निषेध करते हैं। समाज में तमाम प्रकार की विषमताएं थीं, दान दहेज की महिमा थी, तो उस पर वो चोट करते हैं। वे कहते हैं कि ये कैसा समाज है कि जहाँ पर हम स्त्रियों को रत्न मानते हैं, हम लोग नव दुर्गा की उपासना करते हैं, लेकिन हम लोग दहेज की कुप्रथा का संवहन कर रहे हैं, तो उस पर भी वे चोट पहुँचाते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक विषमता से मुक्ति का यदि साधन किसी ने माच को बनाया, तो उसमें बहुत बड़ा जो नाम है वो सिद्धेश्वर सेन जी का है। यद्यपि बालमुकुंद जी के खेल में भी, चुन्नीलाल जी के खेल में या अन्य जो माचकार हैं उनके खेल में भी कुछ इस प्रकार की ध्वनियाँ मिलती हैं, लेकिन वे संवादों के माध्यम से या उन चरित्रों के माध्यम से जो उस कथा प्रवाह को आगे बढ़ा रहे हैं उनके माध्यम से वे चीज़ें आती हैं। लेकिन आज का चरित्र, आज का परिवेश, आज के युग जीवन को सीधे सीधे मंच पे लाने का काम यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो सिद्धेश्वर सेन जी ने किया है। और उनके कारण बहुत सारी जो मंडलियां हैं उनसे प्रेरित हुई, स्थान स्थान पर उनके मंचन होते थे। और आप सोचिए कि अपने जीवन काल में सैकड़ों स्थानों पर जाकर के उन्होंने मंचन किया और लगभग 20 से अधिक माच की मंडलियां गांव-गांव में उन्होंने तैयार कर दी। तो एक तरह से माच के पुनर्जागरण में सिद्धेश्वर सेन जी का जो योगदान है वह उन्हें अप्रतिम सिद्ध करता है। और फिर बात वहीं समाप्त नहीं होती। उन्होंने जिन मंडलियों को तैयार किया वे अनेक वर्षों तक उस परंपरा का संवहन करती आ रही हैं। आज भी कई ऐसी मंडलियां जो इस दिशा में काम कर रही हैं। यह ज़रूर है कि दूसरे प्रकार के जो माध्यम हमारे समाज में आए, वो चाहे सिनेमा हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इसके कारण सर्वाधिक यदि चोट किसी तंत्र पर पहुंची है तो वो हमारे लोक पर पड़ी है। लोक परंपरा से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको एक तरह से इन नए प्रकार के माध्यमों ने उन्हें बेअसर करने के लिए स्थितियां तैयार कर दी। और यही कारण है कि घर आंगन में गूंजने वाले जो गीत हैं वो धीरे धीरे क्षरण की स्थिति में जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे पर्व हैं, चाहे हम संजा को ले लें या गणगौर को ले लें, धीरे धीरे उसमें औपचारिकताएं बढ़ती चली जा रही। जो एक अनौपचारिकपन था वो धीरे धीरे चीजता चला जा रहा है। और इसी प्रकार की स्थितियां माच के साथ भी हुई कि आप सोचें कि इतनी बड़ी संख्या में माच के खेलों का लिखा जाना, सैकड़ों की संख्या में कलाकारों का तैयार हो जाना, अब धीरे धीरे स्थिति हो गई कि लगभग मोटे तौर पर बड़ी बड़ी 4-5 मंडलियां ही हमें अस्तित्व में दिखाई देती है। तो सिद्धेश्वर सेन जी का यह जो जन्म शताब्दी वर्ष है, इस अवसर पर हमें कहीं ना कहीं
इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा कि उन्होंने जिन सोपानों की दिशा में समाज को आगे बढ़ाया है, हम कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ें और फिर उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नशील हों। जो गुरु गोपाल जी से चलकर बाल मुकुंद जी और बाल मुकुंद जी से चलकर के इधर कालूराम जी का जो घराना है, उस कालूराम जी के उस घराने के साथ में भी एक ओम प्रकाश शर्मा जी जैसे एक बड़े समाज गुरु होते हैं। और ओम प्रकाश शर्मा जी का जो प्रदेय है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने स्वयं तो माच के खेल लिखे ही, उन्होंने इससे बड़ा योगदान यह दिया कि माच के संगीत का उन्होंने आधुनिक रंगमंच में प्रयोग किया। कालिदास की कृतियाँ हों, भास या भवभूति के नाटक हों, अनेक ऐसे नाटक हैं जिनमें उन्होंने माच शैली का प्रयोग किया। कई नए रंग निर्देशक जो अलग अलग क्षेत्रों से आए थे, इसमें एनएसडी से प्रशिक्षित रंगकर्मी भी रहे हैं। इन लोगों ने जब देखा कि मालवा का जो प्रतिनिधि नाट्य है, या मध्य प्रदेश का ही मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश का यदि प्रतिनिधि लोक नाट्य कुछ है तो माच है, तो उसको हम देखें और न सिर्फ देखें वरन उसमें हम ये देखें कि नए रंगमंच के साथ उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो इस दिशा में ओम प्रकाश शर्मा जी को उन्होंने अपने साथ जोड़ा और माच की शैली का न सिर्फ अभिनय के स्तर पर और जो माच का जो मंच का जो खुलापन है उसके स्तर पर भी उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन यदि माच संगीत को नए रंगमंच के साथ जोड़ने में जिस व्यक्ति का योगदान हम पाते हैं तो उसमें ओम प्रकाश शर्मा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओम प्रकाश शर्मा जी ने स्वप्न वासो दत्ता में संगीत दिया। उन्होंने जो मृच्छकटिक जो कि गारा की गाड़ी के रूप में खेला गया उसमें उन्होंने संगीत दिया। उन्होंने इसी प्रकार से भास के नाटकों में भी संगीत दिया। कालिदास की जो रचनाएं हैं उनमें भी उन्होंने संगीत दिया। और आप देखें कि जो उस्ताद कालूराम जी का घराना है उसमें आज भी 150 तर्जें हैं। जो हमारे जो संगीत के क्षेत्र के जो अध्येता हैं या जो उन पर शोध करने वाले लोग हैं वो ये देखते हैं कि माच में जो रंगतें हैं वो एक तरह से इसकी खुशबू है, यही सुगंध देती है, यही उसको गति देती हैं। तो ऐसा माना गया था एक ज़माने में कि लगभग 70-80 धुनें हैं जिनको हम लोग रंगत कहते हैं। और ये जो रंगतें इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जिनका शास्त्रीय आधार है, कुछ रंगतें ऐसी हैं जो सीधे लोक जीवन से ले ली गई हैं, कुछ इस प्रकार के भी इसमें संगीत रूपों का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे जीवन का अंग है ना। उदाहरण के रूप में जो होली गीत है या बधावा गीत है या शादी के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं, उनकी रंगतों का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आप देखें कि उस्ताद कालूराम जी के घराने में 150 तर्जें हैं और ओम प्रकाश शर्मा जी की ये खासियत है कि उनको ये सारी की सारी रंगतें कंठस्थ हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे सिद्धेश्वर सेन जी ने उन बधावों की तर्जों का, शादी के अवसर पर होने वाले तमाम प्रकार के नृत्यों का, है ना, उसमें जितने प्रकार से ढोल बजाए जाते हैं उन सब का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। जो गाए जाने वाले गीत हैं उनका इस्तेमाल किया। होली की जो तर्जें हैं, फाग की जो तर्जें हैं, उनका सबका इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब है कि संगीत की दृष्टि से ये बहुत समृद्ध विधा है और संगीत ही नहीं, अभिनय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो अदायगी है संवाद की, उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने प्रकार के भी रंग विधान के अंग हैं, जितने प्रकार की युक्तियां हैं, उन सब का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। आप देखें कि 3 कदम में ये तीनों लोग की यात्रा कर लेते हैं। ये थोड़े से परिवर्तन के साथ एक वस्त्र का जो है प्रयोग इस तरह से करेंगे कि वो थोड़ी देर में नाव बन जाएगा। तो नौका में बैठ कर के जो है वो इस पार से उस पार जा रहे हैं, लेकिन है क्या, वो एक ही व्यक्ति है जिसने अपने आसपास उस वस्त्र को 2 डंडों की मदद से इस तरह से पहन लिया है कि वो नाव बनने लग जाता है, और वही व्यक्ति एक डंडा लेकर के और नाव खेने लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि इतनी सादगी, इतना लचीलापन और मंच व्यवहार में बिल्कुल एक अनौपचारिकपन इस नाट्य को खासियत देता है। इसीलिए इसे मैं संपूर्ण नाट्य कहता हूँ। यदि टोटल थिएटर की अवधारणा पर हम विचार करें
तो माच जो है एक टोटल थिएटर है। यह पाठ की दृष्टि से भी मजबूत है, नृत्य है, इसमें संगीत है, इसमें अभिनय भी है, इसमें संवाद है, और इसमें आप देखिए पूर्व रंग का विधान है। और पूर्व रंग का जो विधान है वो इतना अद्भुत है कि लगभग आधे आधे पौन पौन घंटे तक पूर्व रंग चलता है। और पूर्व रंग के पहले जो है वो जो ढोलक है वो बजती है। और इसके पीछे आशय यह रहा है कि माच का जो दर्शक है वह 2 घंटे या 3 घंटे बैठने के लिए नहीं आया है, वो पूरे रात भर मैच देखेगा। अब अगर मैच देखेगा तो निश्चित तौर पर उसको अपना घर का सारा काम काज पूरा करके आएगा। अगर गांव में खेती करता है, उसको खेती का जो भी काम है पूरा किया, उसके बाद में वह आया और फिर गाय ढोर को उसने बांध लिया, अब भोजन किया, अब उसके बाद में उसको चलना है। तो उधर जो है माच के मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति ढोलक बजाने लग जाता है। और वो जो ढोलक की आवाज़ है, अब तो चूंकि स्थितियाँ भिन्न हो गई, अब हम लोग माइक वगैरह का सहारा लेने लगे, लेकिन एक ज़माने में वो ढोलक की आवाज़ इतनी दूर तक जाती थी, 8-8 10-10 कोस तक उसकी आवाज़ चली जाती थी। और ऐसा भी सिद्धेश्वर सेन जी बताते थे कि ढोलक जो है वो जयसिंहपुरे में बज रही है और पता चला कि उसकी आवाज़ जो है वो घटिया घोंसला के निकट तक उन गाँव तक चली गई, और लोग जो है अपनी बैलगाड़ी में बैठ करके चल दिए और चले आ रहे हैं, और ये सोच करके चले आ रहे हैं कि अब घर अभी नहीं लौटना है, अब तो सुबह ही लौटना है। तो वो जो एक विशेषता थी माच की, अब ऐसा लगता है कि जैसे सपने की बातें हो गई हैं, लेकिन ये हमारे इतिहास का और हमारे विरासत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि उस ज़माने में वे लोग ढोलक की आवाज़ भर से लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। और जब वे आते थे लोग, तो प्रारंभ में पूर्व रंग होता था जिसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की स्थितियाँ होती थी, चूँकि राजा की या जो भी नायक है उसकी सवारी आने वाली है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम लोग पहले उस स्थान को स्वच्छ करें, उस स्थान पर हम लोग पानी डालें, तो फिर भिश्ती, फर्रासन, चोपदार इनके संवाद होते हैं। कुछ बीच में जो है हास्य प्रसंग भी होते हैं। और एक बार जब चरित्र, जो मुख्य चरित्र है, वो मंच पे आता है, फिर इसके बाद में मंच का जो व्यापार है वो आगे बढ़ जाता है। और माच की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसको गति देने में संगीत की और गीतों की बड़ी भूमिका है। जितना यह गद्यात्मक है उससे ज़्यादा यह पद्यात्मक है, और इसीलिए यह कई बार हमें जो बैलेट्स हैं उसका भी यह आभास देता हुआ हमें दिखाई देता है। तो यह जो परंपरा है यह निस्संदेह बहुत दूर तक जाने वाली परंपरा है। और यदि सिद्धेश्वर सेन जी इस पूरी यात्रा में नहीं होते तो शायद जिस रूप में आज माच अपनी यात्रा को एक मुकम्मल पहचान तक जिस तरह से ले गया है, निस्संदेह वह नहीं होती। और इस माच की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये दर्शकों की कल्पनाशीलता पर विश्वास करता है। हमारा जो नया प्रकार का जो रंगमंच जो हमने पश्चिम से प्रेरित होकर के बनाया, जो यथार्थवादी रंगमंच है, उसमें आपको ये करना पड़ता है कि आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है। आपको ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम बनाना पड़ेगा। हमारे माचकारों को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपने अभिनय से ही ये बता देते हैं कि यह जो है अब हम खेत में आ गए या अब हम लोग राज दरबार में आ गए हैं। वहाँ पर कोई पर्दे वर्दे बदलने की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से मंच पर सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह जो नाट्य रूप है ये दर्शकों की कल्पनाशीलता पर विश्वास करता है। भारतीय जो परंपराशील नाट्य परंपराएं हैं वे सारी की सारी परंपराएं दर्शकों की कल्पनाशीलता पर विश्वास करती है। इसीलिए दर्शक के साथ अभिनेता का, मंच पर खड़े हुए उन चरित्रों का बेहद आत्मीय रिश्ता बनता था। और वे जो थोड़ी देर पहले गायन कर रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले संगत में योगदान दे रहे हैं, पता चला थोड़ा सा कुछ पहन लिया उन्होंने, वस्त्र डाल लिया और वह अभिनेता के रूप में मंच पर आ जाते हैं। तो यह जो आपसदारी है, मंच व्यापार में भी आपसदारी है, और मंच की सामने बैठे हुए लोगों के साथ जो आपसदारी है वो बताती है कि यह सही अर्थों में भारत का एक प्रतिनिधि लोकनाट्य रूप है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हबीब तनवीर ने यदि माचा को अंगीकार करते हुए उसकी
नई नई प्रकार की प्रस्तुतियों के साथ में उसको आगे बढ़ाया। कुछ उसी प्रकार का काम नए दौर के रंग निर्देशकों ने इसके साथ जुड़ कर के भी किया। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े। हम लोग देख रहे हैं कि प्रभात कुमार भट्टाचार्य हों, धीरेन्द्र कुमार हों, हफीज़ खान हों, या इसी प्रकार से एनएसडी से प्रशिक्षित और भी बहुत सारे ऐसे रंगकर्मी हैं जिन्होंने नाट्य परंपरा से जुड़ने की चेष्टा की। माच पर उन्होंने कार्यशालाएं भी की, कुछ नए प्रकार के माचों का निर्माण भी किया। तो तात्पर्य यह है कि माच आने वाले समय में न सिर्फ भारत को गौरव दिलाने वाला एक नाट्य रूप है, वरन दर्शक के साथ में इसका जो रिश्ता है यह न सिर्फ उस ज़माने में बना हुआ था, आज भी बना हुआ है। आज भी हम लोग पाते हैं कि दर्शक को ये पता चल जाता है कि ये कौन सी रंगत है, वो उसको मन ही मन में दोहराने लगता है। और वो जिस तरह से जो टेक झेलने वाले बगल में बैठे होते हैं, कुछ उसी प्रकार से दर्शकों में भी टेक झेलने वाले हमें दिखाई देते हैं। तो यह जो आपसदारी है, एक तरह से लोक नाट्य का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है वो हमें माच में दिखाई देता है। मैं सिद्धेश्वर सेन जी की पावन स्मृति को नमन करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि उन्होंने जिस रूप में माच की मशाल को नई पीढ़ी को दिया है, ये नई पीढ़ी उसे और आगे ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।